हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग में। मैं स्वाति स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज की हिंदी की इम्पोर्टेंट क्लास है ये, जो कि आपका 30 और 31 अगस्त को जो एग्ज़ाम होने वाला है यूपी पुलिस भर्ती, ठीक है, इसका जो री एग्ज़ाम आपका हो रहा है उसके उस एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये क्वेश्चंस जो मैं आज आपको करा रही हूँ, एक तरह से मैं ओवरव्यू दूंगी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का, आपका जो हिंदी का सब्जेक्ट है उसके लिए। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। देखो, अब तक हमने जो पीवाईक्यूज किए थे, जैसा कि आप सभी ने एक चीज नोटिस की होगी कि उन पीवाईक्यूज में अधिकतर क्वेश्चंस रिपीटेड थे। जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस कराए थे वो काफी ज्यादा वो रिपीटेड क्वेश्चन उसमें थे। ठीक है, तो अब ये चीज मैंने थोड़ा सा इसमें देखी है कि अगर आप लोगों को मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूं, तो जो जिनका एग्जाम है अब 30 और 31 को, तो उनके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ वर्णों की। ठीक है, वर्ण आप सभी जानते हैं क्या होते हैं। ठीक है, तो वर्ण क्या होते हैं कि भाई जो हिंदी की जो भी कोई भी भाषा है, ठीक, उसको ध्वनि के माध्यम से, जो भी ध्वनि के माध्यम से बोला जा रहा है वही हमारे वर्ण होते हैं। ठीक है, अगर मैं सीधे सीधे इसके डिवीजन पे आ जाऊं तो वर्णों का जो समूह है वो वर्णमाला कहलाएगा। ठीक है, और उस वर्णमाला में डिवीजन होता है स्वर, ठीक है, व्यंजन, स्वर होंगे, व्यंजन होंगे, आयोगवाह, ठीक है। तो अब इसमें स्वर कितने होते हैं वर्णमाला में, व्यंजन कितने होते हैं और आयोगवाह होते हैं। तो स्वर होते हैं हमारे 11, व्यंजन होते हैं 33, आयोगवाह होते हैं 2। ठीक है, कौन कौन से होंगे आयोगवाह? आयोगवाह जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिन्होंने भी क्लास लिया आप सभी जानते हैं आयोगवाह कौन कौन से होंगे। अंग और अहा, ये हमारे दो आयोगवाह हैं। ठीक है, ये दो आयोगवाह में आ जाते हैं। व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर वो जो जिन्हें बोलने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, अब ये तो चीज हमारी हो गई, स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, आयोगवाह हो गया। अब अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज हमारी आ जाती है, वो क्या होती है? वो होती है हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होंगे, संयुक्त व्यंजन क्या होंगे? तो उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं 2। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे 4। कितने? 4। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, तो जिन व्यंजनों को बोलने में आपकी जीभ ऊपर जाकर नीचे पटक जाए, गिर जाए, वो आपके हो जाते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। जैसे ड, नीचे बिंदी लगाएंगे इसमें, और ड। ठीक है, और फिर आ जाते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। वो कितने हो गए संयुक्त व्यंजन? हो गए 4। कौन कौन से होते हैं? त्र त्रिशूल, क्ष क्षत्रिय, ज्य ज्ञानी, ज्ञानी, और फिर उसके बाद श्र शर्मा। ये हमारे 4 क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, आगे चलते हैं। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि इनका उच्चारण कहाँ से होता है। ठीक है, उच्चारण कहाँ से इनका होता है। तो सबसे पहले मैं उच्चारण में बात करूंगी स्वरों की। तो स्वरों का जो उच्चारण है वो कहाँ से होगा? ठीक, चलो, ठीक है, तो स्वरों का जो उच्चारण होता है, जैसे हमने बात की अ और आ, ठीक है, इनका उच्चारण होता है कंठ से, तो इनको कंठीय कहते हैं। ई और बड़ी ई, इनका उच्चारण होता है तालु से, तो इनको तालव्य कहते हैं। उ और उ, इनका उच्चारण होता है होठों से, ओष्ठ, तो इनको
ओष्ठीय कहते हैं। ठीक है। री, री का उच्चारण होता है मूर्धा से, तो इनको मूर्धजन्य कहते हैं। ठीक है। अय और अय, इनका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है, तो जिनका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से, उनको कंठ तालव्य कहते हैं। नोट करते रहना साथ साथ ये चीजें। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? ठीक। अब लास्ट पीवाई की जो आपने किया होगा उसमें आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जो जीवा की ऊंचाई होती है, यानी कि कितना मुख आपका खुला, तो उसमें 4 तरह के हमारे आ जाते हैं। एक होते हैं विवृत, ठीक है, एक होते हैं अर्ध विवृत, ठीक, एक होते हैं संवृत और दूसरे होते हैं अर्ध संवृत। ठीक है। अब विवृत स्वर कौन कौन से होते हैं? विवृत स्वर होता है आ। अर्ध विवृत कौन कौन से होते हैं? ए और ओ। ठीक है। संवृत कौन कौन से होंगे? ई, ई, उ और उ। और अर्ध संवृत कौन से होंगे? ए, ठीक है, इस पे मात्रा है और इस पे मात्रा नहीं है, ए और ओ, और ये हमारा आउ हो जाता है। ठीक है, इनको नोट करके रखना और इनको रट लेना ऐसे के ऐसे। ठीक, क्लियर है इतनी चीज? तो ये हमारी बात हो जाती है इनके किसके आधार पर? इनके बोलने के आधार पर। ठीक है, चलिए। एक चीज और आप नोट कर लीजिएगा कि जो सारे वर्ण हमारे होते हैं, कौन कौन से कंठ्य होते हैं, कौन कौन से तालव्य होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कंठ्य की, कंठ्य की, तो कंठ्य शब्द हमारे कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ, ड़, ह। कंठ्य कौन कौन से हो गए? क, ख, ग, घ, ड़ और ये वाला ड है, इसमें बिंदी होती है यहाँ पे, और होता है ह। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? फिर हमारे आ जाते हैं, ये बात किसकी हो गई? कंठ्य की हो गई। फिर होते हैं तालव्य, जो तालु से बोले जाते हैं। ठीक है, तो तालव्य कौन कौन से होंगे? च, छ, ज, झ, य, य और श, ये हमारे तालव्य हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पर चलेंगे। जैसे अगर हम बात करें, फिर आ जाते हैं हमारे मूर्धन्य, जो मूर्धा से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं? मूर्धा से बोले जाते हैं। ठीक है, तो मूर्धा से बोले जाने वाले हो गए ट, ठ, ड, ठीक है, ड, ढक्कन, अणा, श और र। ठीक, ये मूर्धन्य हो गए। दंत्य, यानी कि जहाँ पे दांत, जीभ आपकी दांतों से टकराएगी, मूर्धन्य दंत्य। दंत्य कौन से होंगे? त, थ, द, ध, न, ल और हमारे स, ये दंत्य हो गए। ठीक, फिर आते हैं ओष्ठ्य, जिनको बोलने में होठ, हमारे होठ आपस में मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो? प, प, ब, भ, म। ठीक है, ये हमारे ओष्ठ वाले हो गए। ठीक, दंतोष्ठ, यानी कि जिनको बोलने में दांत और होठ दोनों काम करें, उनको क्या कहते हैं? दंतोष्ठ कहते हैं। तो दंतोष्ठ कौन सा होता है? व होता है। ठीक है, अनुनासिक, ठीक, अनुनासिक। अनुनासिक की अगर मैं बात करूं तो अनुनासिक होते हैं जहां पे बोलते वक्त नाक से आवाज आती है। ठीक है, तो अंगा, इया, अणा, न, म। ठीक है, तो ये हमारे किससे हो गए? ये हो गए हमारे अनुनासिक। ठीक, तो इनको एक बार फिर से आप इनको देख लेना, कौन कौन से कंठ्य होते हैं जहाँ पे आवाज कंठ से आती है, कौन से तालव्य होते हैं,
जो तालु से जीभ हमारी टच करती है कौन से मूर्धन्य होते हैं, जो मूर्धा से हमारी जीभ टच करती है। जब दांतों से जीभ टच करती है कौन से होंगे, ओष्ठ्य कौन से होंगे, दंतोष्ठ कौन से होंगे। देखो यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो ये वाले क्वेश्चन को आप यहीं पे ना रिवाइज कर लेना। इनको याद करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। कंठ्य की अगर मैं बात करूं तो कंठ्य में ये देखना कि क ख ग घ, यानी कि जो आपकी जीभ है उसका बीच वाला हिस्सा आवाज कंठ से आ रही है, बीच वाला हिस्सा हल्का सा ऊपर सा उठता है इनको बोलने में। तालव्य में च छ ज झ ण, तो इसमें इया को बोलते वक्त आपका ये अनुनासिक में भी आता है, तालव्य में भी आता है, दोनों में आ जाता है। क्लियर है इतनी चीज, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि भाई आप जैसे इन सभी को पढ़ देंगे, पढ़ते पढ़ते आपको क्या करना है, इनको बोल बोल के देखना है। तो जितना ज्यादा बोल बोल के इनको देखते रहोगे उतना ज्यादा ही आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। एक बार इनको सभी को आप दोबारा से देख लेंगे। वर्ण क्या होते हैं, है ना। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या हो गए, संयुक्त व्यंजन क्या हो गए, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, आयोगवा कितने होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो स्वर हैं वो कंठ से बोले जाने वाले, तालु से बोले जाने वाले, ओष्ठ से बोले जाने वाले, मूर्धा से बोले जाने वाले, और कंठ कंठ से बोले जाने वाले, ठीक है। तो ये हमारे सभी आप शब्दों को एक बार देख लेना। इनमें से 101% क्वेश्चन आता ही आता है, इनको रट लेना बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब जैसे आपने कारक पढ़े होंगे, है ना, कारक को आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि कारक जो आपके यूपी पुलिस में क्वेश्चन आते हैं कारक से, वो आपके जो कारक की राइम है ना, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से अलग, संबंध काकी के अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। तो इस राइम को, इस कविता को ही आप याद कर लेना कारक की। तो इसी से आपके काफी क्वेश्चंस जो कारक से रिलेटेड आएंगे वो इसी राइम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। वैसे तो ये राइम बिल्कुल जब काम आती है कि जब आपको देख लिया कि हाँ ऑप्शन में वो चीजें नहीं है, ठीक। और वैसे तो कारक आपने पूरी तरह से पढ़ी रखे होंगे, बट अगर राइम से काम चल रहा है तो चलाने में कोई दिक्कत नहीं है मेरी तरफ से, आप उसको यूज करो उस राइम को, ठीक। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे हम यूज करते हैं क्या, कि कर्ता ने, है ना। चलो क्या यूज करते हैं, जैसे हमने कह दिया कि कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के साथ जो शब्द जुड़ेंगे, के साथ और के द्वारा, के साथ और के द्वारा, ठीक है। इनमें ये और ऐड कर लेना। तो कर्ता ने कर्म को करण से के साथ के द्वारा, संप्रदान को, संप्रदान को और के लिए, ठीक है। संप्रदान को और के लिए, संबंध काकी के, संबंध का की और के, ठीक है। अधिकरण में पर, ठीक। संबोधन हे अरे, संबोधन हे अरे, ठीक। क्लियर है इतनी चीज। अब देखो जिन्होंने कारक अच्छे से पढ़े हैं तो उन्हें तो इस राइम की जरूरत पड़ेगी नहीं, और जिन्होंने, एक तरह से मैं ये कह रही हूँ, जिन्होंने खूब अच्छे से भी पढ़ रखे हैं, ठीक, खूब खूब आराम से कई कई चैनल से उन्होंने पढ़ रखा है, ठीक है। तो उनके लिए भी मैं ये चीज बता दूं कि आप इस राइम को पहले इस्तेमाल करना, वो आपके टाइम को बचाएगी, ठीक है। तो कर्ता कारक, ने जहां पर आ जाए वो कर्ता कारक, को जहां पर आ जाए वो कर्म कारक, से के साथ के द्वारा वो आपका करण कारक,
जहां पर आपको दिख जाए को और के लिए वो संप्रदान। बस इसमें इतना ध्यान रखना संप्रदान में कि कोई चीज का लेन देन होता है। ठीक है। संबंध, संबंध काकी के, ठीक है, संबंध में संबंध आपको नजर आएगा, रिश्ता नजर आएगा। अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। ठीक है। तो ये आपके ये कारक के नाम है, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, ठीक है, संप्रदान कारक, करण कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, संबंध काकी के, अधिकरण में पर, संबोधन हेयर। ये राइम याद कर लो, बहुत काम आएगी। ठीक है। तो सबसे पहले जहां पे भी क्वेश्चन आपका आए रफ पेज पे इसको लिख के रख लेना, इस राइम को याद कर लो, रट लो इसे अच्छी तरह से। अगर आपका इस राइम से काम चल रहा है तो पूरे कारक को रिवाइज करने की आपको जरूरत नहीं। क्लियर है इतनी चीज? ठीक है। चलो अब बात करते हैं थोड़े से हिंदी के इतिहास की। ठीक है भाई, कौन कौन सी रचनाएं हैं, किस किसने दी, ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं इस बार। मैंने पीवाईक्यूज में भी जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराए थे उसमें भी ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे कराए थे। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि जिन जिन की रचनाएं हैं आप उनकी लिस्ट बनाएंगे। तो जिन्होंने बना ली बहुत अच्छी बात है, वो मैच कर लेना। ठीक है। और जिन्होंने नहीं बनाई है वो अब बना लेना, मैं वो लिस्ट अब बनवाऊंगी आपकी। क्लियर है इतनी चीज? ठीक है। चलिए चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? ठीक है। इनकी रचनाएं हैं कुकुरमुत्ता, रचना है इनकी ये, और ये बहुत फेमस रचना है। ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को हंसी आ जाए, पर कुकुरमुत्ता इनकी बहुत फेमस रचना में आती है। क्वेश्चन आ सकता है ये वाला पूरी तरह से, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है। फिर आ जाती है, जैसे हमने कह दिया, नए पत्ते, नए पत्ते, राम की शक्ति, राम का शक्ति पुंज, या राम की शक्ति पुंज, राम के शक्ति पुंज, ये उनकी रचनाओं के नाम है, याद रखना। सूर्यकांत त्रिपाठी जी की परिमल, ठीक है, अनामिका। अनामिका का क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, तो इसको याद रखना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और एक आ जाती है आपकी निरुपमा। ठीक है, निरुपमा। ठीक, सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी की ये हमारी क्या होगी, रचनाएं होंगी। ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना चाहो लिख लो। ठीक है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद बहुत पूछे जाएंगे भैया, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक है। तो इनकी जो फेमस रचना आ जाती है वो कौन सी है? एक है अधूरी रचना। ठीक है, अधूरी रचना। कामायनी, कामायनी से अभी लास्ट जो आपके पेपर हुए हैं उनमें भी कामायनी का जिक्र था। ठीक है। प्रेमराज, प्रेम पथिक, ये इनकी फेमस रचनाएं हैं, अधिकतर यही आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है जी, यहाँ तक चीज क्लियर है? ये जयशंकर प्रसाद जी की बात हो गई। ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं सुभद्रा कुमारी जी। कौन आ गई? सुभद्रा कुमारी। ठीक है। सुभद्रा कुमारी जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? त्रिधारा, त्रिधारा, बिखरे मोती, बिखरे मोती, स्वदेश के प्रतीक, स्वदेश के प्रति। ठीक है, ये इनकी रचना है। और सबसे बेहतरीन रचना जो इनकी मानी जाती है वो है झांसी की रानी, झांसी की रानी। ठीक है, ये हमारे सुभद्रा कुमारी जी की रचनाएं हो गई। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अज्ञेय। कौन आ गए? अज्ञेय। ठीक है।
अज्ञे भी एक बहुत फेमस राइटर हैं, लेखक हैं, और इनकी जो सबसे फेमस रचना है वो है हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर। कभी इनको पढ़ के देखना, इनकी रचनाओं को, आप खो जाएंगे पढ़ते पढ़ते। ठीक है, हरी घास पर क्षण भर। फिर आता है आंगन के पार द्वार। क्या है? आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार। ठीक। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कितनी नावों में कितना बार। कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार। ठीक। चलिए, ठीक है, ये हमारी किसकी बात हो गई? ये बात हो गई जी हमारी अज्ञेय जी की। और एक चीज और बता दूं, इनको अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, कितनी नावों कितनी बार के लिए। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको इनकी रचना के लिए दिया गया था। ठीक। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद इनका पूरा नाम है, प्रेमचंद जी। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद इनका पूरा नाम आ जाता है। अब इनके कौन कौन सी रचना है, वो है कर्मभूमि। बस आपको भी ऐसी एक लिस्ट बनानी थी। अब जिन्होंने बना ली वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं बनाई क्या कर सकते हैं भाई। ठीक है, अब आप यहाँ से पढ़ लेना। ठीक। कर्मभूमि, मानसरोवर, शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अधूरी। ठीक। अधूरी और मंगलसूत्र। ये इनकी काफी जो मैं ये कहूँ कि बहुत बेहतरीन रचनाएं, फेमस रचनाएं हैं ये इनकी। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी। कौन आ गए नेक्स्ट? अयोध्या सिंह। अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की रचना कौन कौन सी है? अधकिला फूल, बहुत फेमस रचना है इनकी ये, अधकिला फूल। ठीक है, और दूसरे आ जाते हैं वेदई वनवास। ठीक, कौन सी आ गई? वेदई वनवास। ठीक है, ये इनकी किसकी? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की रचनाएं हैं। ठीक है, एक बार मैं इनको वापस से इनको चला देती हूँ, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। ठीक, फिर मैं किसी एक बोर्ड को रफ करूंगी। ठीक है। चलिए, तो जैसे हमने कारक के बाद पढ़ना शुरू किया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना कौन कौन सी हो गई? कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, राम के शक्ति पुंज। ठीक है, कुकुरमुत्ता हो गए, अनामिका हो गया, निरुपमा हो गया, परिमल हो गया। ठीक है, फिर जयशंकर प्रसाद जी की आ जाती है अधूरी रचना कामायनी, प्रेमराज, प्रेम पथिक। ठीक है, फिर आ जाती है सुभद्रा कुमारी जी की बिखरे मोती, त्रिधारा, है ना, और जी स्वदेश के प्रति, झांसी की रानी, झंडे की इज्जत से। ठीक है, ये इनकी अज्ञे जी की आ जाती हैं। फिर हरी घास पर क्षण भर, है ना, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार। इनको ज्ञानपीठ भी मिला था इसके लिए। ठीक है, प्रेमचंद। एक और मुझे अज्ञे जी की याद आती है कि पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, बहुत फेमस रचना है इनकी ये, कि पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। बहुत डीप मीनिंग के साथ इसको, बहुत शब्दों को बहुत गहराई के साथ लेकर इसको लिखा गया था। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं मुंशी प्रेमचंद जी। तो मुंशी प्रेमचंद जी की आ जाती है कर्म भूमि, मानसरोवर, शतरंज के खिलाड़ी, अधूरी, मंगलसूत्र। ठीक है, फिर हमारे आ जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनकी क्या है? अधखिला फूल, वेदई वनवास। ठीक है, चलिए इनको जरा आप नोट कर लेंगे साथ साथ। ठीक। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे कौन आ जाते हैं?
इनको साथ के साथ पढ़ते और याद करते हुए चलना। ये तो ऐसी चीजें हैं कि आप फटाफट इनको याद कर लोगे, बहुत ज्यादा समय ये चीजें नहीं लेती। बट हाँ, इससे आपको मार्क्स जो है वो पूरे मिलने की संभावना पूरी पूरी बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे मैथिली जी। मैथिली शरण गुप्त इनका पूरा नाम है, मैथिली। ठीक है, तो मैथिली की आ जाती है, जैसे आ गई विद्यापति। ठीक है, विद्यापति आ गई। मैथिल कोकिल आ गई, है ना, मैथिल कोकिल। ठीक है, मैथिल कोकिल हो गए। ठीक, फिर हमारे आ जाते हैं कौन, नरपति जी। ठीक है, कौन आ गए, नरपति जी। नरपति जी की सबसे फेमस रचना आ जाती है विसल देव। कौन सी, विसल देव। ठीक है, विसल देव ये नरपति जी की बहुत फेमस रचना है। ठीक, उसके बाद जैसे कबीरदास जी की अगर मैं बात करूं, तो कबीरदास जी की काफी सारी फेमस रचनाएं हमारी रही हैं। ठीक है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे जैसे हमारे किसकी आ गई, कबीरदास जी की आ गई। ठीक, किसकी आ गई, कबीरदास। ठीक है, कबीरदास जी की बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे पंचमेल, खिचड़ी, है ना, क्या है पंचमेल, पंचमेल हो गया, खिचड़ी हो गया। ठीक है, और उसके बाद आ जाती है जैसे राखी शब्द, रमैनी, राखी शब्द, रमैनी, ये कबीरदास जी की रचनाएं हैं। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आ जाती हैं तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी ने सबसे ज्यादा जो वो एक तरह से कह सकते हैं कि तुलसीदास जी ने जो सबसे ज्यादा काम किया था, वो काम किया था दोहावली पे। दोहावली, सखी, इनको नोट करते चलेंगे प्लीज अपने साथ। ठीक है, और इन्हें रिवाइज करते चलेंगे एक बार, या वीडियो को देख लेना 2-3 बार, ये अपने आप याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए, तो तुलसीदास जी की अगर मैं बात करूं, तो तुलसीदास जी ने लिखी है, जैसे हमने कह दिया, जो आपके दोहावली आ जाती है, ये दोहावली तुलसीदास जी की लिखी हुई है। दोहावली के साथ साथ आ जाते हैं रामाज्ञा प्रश्न आ गए, पार्वती मंगल, है ना, रामाज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल। ठीक है, या हम कैसे, रामचरित्र मानस, रामचरित मानस, ये इन्हीं की लिखी हुई है। ठीक है, वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी। ठीक, या हम कह सकते हैं बर्वे रामायण, बर्वे रामायण, ये भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ अभी जो मैं करवा चुकी हूँ, ये कुछ हमारे कौन हो गए, लेखक हो गए, और उनकी कृतियां हो गई कि क्या क्या कृति उन्होंने लिखी। तो उन्हें एक बार आप पूरा ये रिवाइज कर लेंगे, पूरे एक बार दोबारा से वीडियो को देख के आप इसे पूरा रिवाइज कर लेना, तो आपको जो 30 और 31 को जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है, 30-31 को जो एग्जाम होने वाला है, वो पूरी तरह से आपका अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, एक बहुत फेमस हमारी रचना है जो है पद्मावत। ठीक, तो उनका यह नाम याद रखना, पद्मावत जो रचना की है वो किसने की है। ठीक है, मैं इसको लिख देती हूँ कहीं पे, पद्मावत। पद्मावत जो रचना है वो जायसी जी की है, बहुत पूछी जाती है, जायसी जी की रचना है क्या, पद्मावत। नाम से ऐसा लगता है पता नहीं कौन से एक बड़ा से राइटर का नाम होगा,
उसकी रचना होगी, बट ये जायसी की है। ठीक है, क्लियर है, याद रखना इस चीज को। चलिए, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट है आपको आपके एग्जाम के लिए। री एग्जाम में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं या करें, मैं पूरी पूरी उम्मीद करती हूँ, जो एग्जाम दे आए हैं उनसे भी, और जो अब 30-31 को देने जा रहे हैं उनके लिए भी। ठीक है, मेरी यही प्रार्थना है कि जो बच्चा मेहनत कर रहा है वही आगे जाए। ठीक, आप मेहनत करते रहिए, आपको कहीं ना कहीं फल उस चीज का जरूर मिलेगा। चलिए, इसी बात के साथ ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या पीवाईक्यूज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।